हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 जीएस सुधा बुक के रिवीजन का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडीवल हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि है आज हम लोग देखेंगे, जिसमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मुग़ल साम्राज्य और साथ ही साथ देखेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में आज के वीडियो में। तो मुग़ल साम्राज्य में हम लोग किस किस चीज़ का रिवीजन करने वाले हैं। तो मुग़ल साम्राज्य में जितने भी मुग़ल बादशाह हुए उनका रिवीजन आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में देखेंगे, शेर शाह सूरी के बारे में देखेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उत्तरवर्ती मुग़ल के बारे में आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है कि ये जो बुक है वो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, और हमारे वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि जितने आगे जो आने वाले वीडियो है वो आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस रिविज़न को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य में जो है जितने भी मुग़ल बादशाह हुए उनके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है बाबर के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य का जो पहला शासक था वो था बाबर, जिसका शासनकाल रहा था 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। इसके बीच में जो है बाबर ने शासन किया था मुग़ल साम्राज्य पर। तो इसमें दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ये किनके बीच में हुआ था? तो बाबर और लोधी वंश का अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोधी, इनके बीच में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें जो है बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोधी की इसमें हार हो गई थी। और इसके बाद जो है बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे बताया गया बाबर का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी को फरगना में जो है बाबर का जन्म हुआ था। और बाबर का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो ज़हीरुद्दीन महमूद जो है बाबर का वास्तविक नाम था। और मुग़ल संस्थापक बाबर जो है जब लगभग 12 वर्ष का था, तब इसने जो है 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। यानी कि जब बाबर जो है मात्र 12 वर्ष का था, उस टाइम जो है 1494 ईस्वी में वो जो है फरगना राज्य का उत्तराधिकार बना था। और इसके पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्ज़ा जो है बाबर के पिता का नाम था, और माता का नाम था कुलतुम निगार खानम। यानी कि पिता कौन थे? तो उमर शेख मिर्ज़ा थे बाबर के, और माता थी कुतलुंग निगार खानम। और वह जो है तैमूर यानी कि अपने पिता की ओर से, और चंगेज़ खां यानी कि अपनी माँ की ओर से का वंशज था। यानी कि इसके पिता जो थे वो तैमूर के वंशज थे, और माँ जो थी वो चंगेज़ खां के वंशज थे। आगे बताया गया बाबर का भारत में प्रथम अभियान जो है वो कब हुआ था? तो 1518 से लेकर 1519 के बीच में यूसुफाई जाति के खिलाफ में जो है बाबर ने प्रथम बार अभियान भारत में किया था। आगे बताया गया बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तुगलुमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। यानी कि बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था और तोपखाने का प्रयोग किया गया था। आगे बताया गया है कि वह जो है भारत में बारूद और तोपखाने का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। यानी कि बाबर जो था वो भारत में पहली बार जो है बारूद और तोपखाने का उपयोग किया था। और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां जो है बाबर के दो तोप निशानेबाजी थे। यानी कि बाबर के जो दो तोप निशानेबाज जो थे वो कौन थे? तो उस्ताद अली थे और मुस्तफ़ा खां थे। आगे बताया गया बाबर ने जो है कलिंदर की उपाधि धारण की थी। यानी बाबर के द्वारा जो है कलंदर की उपाधि धारण किया गया था। आगे बताया गया है खानवा के युद्ध के बारे में। तो खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी को जो है बाबर और राणा सागा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जो है बाबर की विजय हुई थी और राणा सागा की हार हुई थी। और उसके बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की गई थी बाबर के द्वारा। यानी कि खानवा युद्ध के विजय होने के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। आगे बताया गया है चंदेरी का युद्ध के बारे में। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में जो है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। और इसमें भी जो है बाबर की विजय हुई थी, और जो मेदिनी राय थे इनकी हार हो गई थी चंदेरी के युद्ध में। आगे बताया गया है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो 1529 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? तो बाबर और बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था, और इसमें भी जो है बाबर की विजय हुई थी। आगे दिया गया है बाबर ने अपनी आत्मकथा, जो कि है तुजुक ए बाबरी, यानी कि जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो है तुर्की भाषा में लिखा था। यानी कि बाबर का जो आत्मकथा था तुजुक ए बाबरी, इसको बाबर ने लिखा था। और ये जो है किस भाषा में था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था, जिसका अनुवाद जो है मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। यानी कि जो तुजुक ए बाबरी थी, जो बाबर की आत्मकथा थी, इसका जो है अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया था। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? तो लेडिन और रस्किन के द्वारा जो है तुजुक ए बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था। आगे बताया गया है बाबर को जो है मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। यानी कि मुबैयान नामक जो पद शैली थी, इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। और उसने जो है दीवान यानी कि तुर्की नामक कविताएं और रिसाल ए
उसाज और बाबर के खेत का मकलन भी किया था, यानी कि बाबर के द्वारा जो है दीवान नामक कविता और रिसाल ए उसाज जो कि बाबर के खत का संकलन है इसे कहा जाता है। इस जो है संकलन किया था, किसने किया था? तो बाबर ने किया था। आगे बताया गया बाबर की मृत्यु जो है वो कब हुई थी, यानी कि बाबर का निधन हो गया था कब? तो 1530 ईस्वी में जो है आगरा में बाबर का निधन हो गया था। आगे बताया गया है कि बाबर का उत्तराधिकारी जो है वो कौन हुआ था? तो बाबर का उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र हुमायूं था। और बाबर का मकबरा जो है वो कहाँ पे है? तो बाबर का मकबरा जो है वो काबुल यानी कि अफगानिस्तान में जो है बाबर का मकबरा स्थित है। बाबर के बाद जो है हुमायूं उत्तराधिकार बना, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था इसका शासक बना हुमायूं। तो हुमायूं का जो शासन काल है वो कब से कब तक था? तो पहला जो है 1530 से 1540 के बीच में रहा था। उसके बाद जो है हुमायूं जो है वो छोड़कर चला गया था सत्ता को, और उसके बाद जो है फिर वापस आया था 1555 से लेकर 1556 के लिए। तो इसमें दिया गया है प्रथम बार जो है हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, यानी कि हुमायूं जो है वो प्रथम बार 1530 में बैठा था। और हुमायूं ने जो है दिल्ली में दिन पनाह की स्थापना किया था, यानी कि दिल्ली में जो दिन पनाह है इसकी स्थापना हुमायूं के द्वारा किया गया था। आगे बताया गया है हुमायूं के 3 भाई थे, कौन कौन थे? तो कामरान थे, अस्करी थे और हिंदाल थे। और जिसमें जो है हुमायूं ने अपने पिता बाबर की वसीयत के अनुसार जो है अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का विभाजन कर दिया था, यानी कि उसके बाबर की जो उसके पिता यानी कि जो बाबर थे इनके जो वसीयत थी इनको जो है हुमायूं अपने तीनों भाइयों में विभाजित कर दिया था, जिसमें कामरान को जो है काबुल मिला था और कंधार दिया गया था, और संभल और अलवर जो है क्रमशः अस्करी और हिंदाल को मिला था, यानी कि संभल जो है वो अस्करी को मिला था और अलवर जो था वो हिंदाल को दिया गया था। आगे बताया गया 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच में जो है चौसा का युद्ध हुआ था, यानी चौसा का युद्ध जो है कब हुआ? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो है शेर खां की जीत हुई थी और हुमायूं जो है वो पराजित हुआ था। और इस युद्ध में जो है विजय प्राप्त करने के पश्चात शेर खां को जो है शेरशाह सूरी की उपाधि जो है वो दी गई थी, यानी कि चौसा का युद्ध में विजय होने के बाद जो है शेर खां को शेरशाह सूरी की उपाधि मिल गई थी। और 1540 ईस्वी में जो है हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में जो है कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध हुआ था, यानी कि कन्नौज जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ये जो है कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो है हुमायूं पुनः हार गया था और भारत छोड़कर चला गया था, यानी कि 1540 ईस्वी में जो है जो कन्नौज का युद्ध हुआ था इसमें जो है हुमायूं पराजित हुआ था, जिसके बाद जो है हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। और हुमायूं ने जो है शेर अली अकबर जामी की बेटी हमीदा बानो बेगम से जो है शादी किया था, यानी कि हुमायूं का विवाह जो है किसके साथ हुआ था? तो शेख अली अकबर जामी की बेटी थी हमीदा बानो बेगम, इनके साथ जो है हुमायूं का विवाह हुआ था। और 23 नवंबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो ने जो है अमरकोट के राजा वीर साल के किले में अकबर को जन्म दिया था, यानी कि अकबर का जन्म जो है कब हुआ था? तो 23 नवंबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो अमरकोट में जो है राजा वीरसाल की एक किला थी, इसमें जो है अकबर का जन्म हुआ था। आगे दिया गया है सरहिंद विजय के पश्चात, यानी कि सरहिंद विजय के बाद जो है हुमायूं 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यानी कि हुमायूं जो 1540 ईस्वी में भारत छोड़कर चला गया था वो जो है पुनः 1555 ईस्वी में भारत आया और दोबारा जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था और इसके कारण जो है वो हुमायूं जो था वो अलग अलग दिन के अनुसार जो है अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, जैसे कि सोमवार को जो है सफ़ेद वस्त्र पहनता था, शनिवार को काला वस्त्र पहनता था और रविवार को पीला वस्त्र पहनता था हुमायूं। और हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो हुमायूं की पत्नी जो थी हमीदा बानो बेगम, इसके द्वारा जो है हुमायूं के मकबरा का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। और हुमायूं की जो मृत्यु है वो कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में दिन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो दिन पनाह का जो पुस्तकालय था इसके सीढ़ी से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी मुगल के गद्दी पर बैठा था, जो कि 1540 से लेकर जो 1545 तक बैठा था, यानी कि जिस टाइम जो है हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था उस बीच में जो है शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा था। और शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? तो फरीद खां जो है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो हसन खां जो है शेरशाह सूरी के पिता का नाम था, जो कि सासाराम का जागीरदार था, यानी कि हसन खां जो थे वो सासाराम के जागीरदार थे। आगे बताया गया 1527 से 28 में जो है वह बाबर की सेवा में शामिल हो गया था, यानी कि शेरशाह सूरी जो है वो 1527 से लेकर 28 के बीच में बाबर की सेवा में शामिल हो गया था। और उसने जो है बहार खां लोहानी के नाबालिग पुत्र जलाल खां लोहानी के संरक्षक के रूप में भी काम किया था, यानी कि जो शेरशाह सूरी था वो जो है लोहानी के नाबालिग पुत्र जो कि था जलाल खां लोहानी, इसके संरक्षक के रूप में काम किया था। और लोहानी के बेटे की रक्षा करते हुए एक
शेर को मारने पर जो है उसे शेर खा की उपाधि दी गई थी, यानी कि शेरशाह सूरी को जो है शेर खा की उपाधि कब मिला था? तो लोहानी का जो बेटा था इसकी रक्षा करते हुए जो है एक शेर को जो है शेरशाह सूरी ने मार दिया था और उसके बाद जो है उसे शेर खा की उपाधि दी गई थी। आगे बताया गया शेरशाह ने जो है हजरत ए आला के रूप में बिहार के सिंहासन को अपने अधिकार में ले लिया था, यानी कि शेरशाह के द्वारा जो है हजरत ए आला के रूप में बिहार के सिंहासन को अपने अधिकार में ले लिया गया था। आगे बताया गया है उसने जो है चुनार किले के राज्यपाल की विधवा लाड मलिका से विवाह करके जो है चुनार पर अधिकार कर लिया था, यानी कि शेरशाह सूरी ने जो है चुनार किले के राज्यपाल की जो विधवा थी लाड मालिका, इससे जो है विवाह करके चुनार पर अधिकार कर लिया था। आगे बताया गया है कन्नौज यानी कि बेलग्राम का लड़ाई जो कि हुआ था 1540 ईस्वी में, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। और शेरशाह सूरी जो है दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में बैठा था और जो कि लगभग 68 वर्ष की उम्र में बैठा था, यानी कि शेरशाह सूरी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1540 ईस्वी में, तब उसकी उम्र जो थी वो थी 68 वर्ष। आगे बताया गया शेरशाह सूरी को जो है अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है, यानी कि अकबर का जो अग्रदूत था वो किसे कहा जाता था? तो शेरशाह सूरी को माना जाता था। आगे बताया गया शेरशाह सूरी ने जो है यात्रियों की सुविधा के लिए अपने शासनकाल में जो है अपने सराय निर्मित करवाई थी, यानी कि जो सराय थी वो अपने शासनकाल में जो है किसने निर्मित करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। आगे बताया गया है कि ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था और उसने जो है रुपया नामक सिक्का जारी करवाया था। किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा रुपया नाम का एक सिक्का जारी करवाया गया था। आगे बताया गया शेरशाह सूरी ने जो है पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था, यानी कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा रखा गया था और उसके काल में जो है भूमि की माप की गई थी और औसत उत्पादन के जो है 1/3 भाग को भूमि कर के रूप में निर्धारित किया गया था, यानी कि शेरशाह सूरी के काल में ही भूमि की माप की गई थी और औसत उत्पादन का जो 1/3 भाग था उसे भूमि कर के रूप में निर्धारित किया गया था। आगे बताया गया है किसानों के अधिकार और करों को तय करने में जो है पट्टा यानी कि स्वामित्व विलेख और एक कबूलियत यानी कि समझौते का विलेख दिया जाता है, यानी कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही जो है किसानों के अधिकारों और करों को तय करने के लिए पट्टा जो कि होता था स्वामित्व विलेख और एक कबूलियत यानी कि जो कि होता था समझौते का विलेख, ये जो है दिया जाता था। आगे दिया गया है उसने मालवा यानी कि 1542, रणथंभौर 1542, रायसेना 1543, राजपूताना मारवाड़ 1542, चित्तौड़ 1544, कलिंजर 1545 के खिलाफ जो है अभियान चलाए थे। किसने चलाए थे? तो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। आगे दिया गया है 1545 ईस्वी में जो है तोप के फट जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। किस कारण हुआ था? तो तोप जो था उसके फट जाने से जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। आगे बताया गया है शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली में स्थित दीनपनाह को विध्वंस कर जो है पुराने किले का निर्माण करवाया था, यानी कि दिल्ली में जो दीनपनाह था उसको विध्वंस करके जो है शेरशाह सूरी के द्वारा पुराने किले का निर्माण करवाया गया था। आगे दिया गया है इस्लाम शाह जो कि 1545 से 1554 के बीच में उत्तराधिकारी रहा, उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था, यानी कि शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी था वो इस्लाम शाह था जो कि 1545 से लेकर 1554 के बीच में शासक रहा और इस्लाम शाह जो था वो 1545 से लेकर 1554 के बाद जो है भारत के इस द्वितीय अफगान साम्राज्य का भी पतन हो गया था। उसके बाद जो है अकबर शासन में आया। तो अकबर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है अकबर का शासन रहा। इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अमरकोट के राणा वीरसाल का जो महल था वहाँ पे जो है अकबर का जन्म हुआ था और इनकी जो माता थी वो कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम थी। आगे दिया गया है अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में कलनौर में जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ जो है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो कलनौर में हुआ था और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि लेकर जो है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। आगे दिया गया है अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां था और बैरम खां जो है वो 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक बना था, यानी कि अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां ये जो है 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा और अकबर जो है निरक्षर यानी कि अनपढ़ था, यानी कि जो अकबर था वो बिना पढ़ा लिखा था यानी कि अनपढ़ था। आगे दिया गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था।
और आगे दिया गया है हेमू जो है वो सूर्यवंशी आदिल शाही का प्रधानमंत्री था, यानी कि हेमू किस वंश का था तो सूर्यवंशी था और आदिल शाह का जो है प्रधानमंत्री था हेमू। आगे दिया गया है आदिल शाह ने जो है हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, यानी कि हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि जो है किसने दिया था तो आदिल शाह के द्वारा दिया गया था। और हेमू में जो है 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, यानी कि जो हेमू था वो 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और इन सभी युद्धों में जो है इसने विजय प्राप्त किया था। और अकबर पर जो है जीवन के आरंभिक समय यानी कि 1560 से 62 में जो है माहम अंगा और अदम खां जैसे प्रशासकों का प्रभाव अधिक था, यानी कि अकबर का जो जीवन था और आरंभिक समय जो कि 1560 से लेकर 62 के बीच में था, इसमें जो है माहम अंगा और अदम खां जैसे प्रशासकों का इसमें जो है प्रभाव अधिक था और इस अवधि को जो है पेटीकोट शासनकाल के रूप में जाना जाता है। आगे बताया गया है अकबर ने जो है 1560 ईस्वी में बैरम खां के संरक्षक को समाप्त कर दिया था, यानी कि अकबर के द्वारा जो है 1560 ईस्वी में बैरम खां के संरक्षण को समाप्त कर दिया गया था और 18 साल की उम्र में राज्य की बागडोर जो है स्वयं संभाल ली थी, यानी कि जब अकबर 18 साल का था तो उसने जो है जो बागडोर था शासन का वो जो है अकबर ने संभाला था। आगे दिया गया है 1562 ईस्वी में जो है बाज बहादुर से मलाया को जीत लिया था अकबर ने और उसे जो है अकबर के दरबार में मानसबदार बनाया गया था, यानी कि 1562 ईस्वी में जो है बाज बहादुर से जो है मलाया को जीत लिया था अकबर ने और बाज बहादुर को जो है अकबर ने दरबार में जो है मानसबदार बनाया था। आगे बताया गया है 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती और उसके पुत्र वीर नारायण के साथ जो है भीषण युद्ध के बाद गोंडवाना क्षेत्र पर जो है अकबर के कब्जे आ गए थे, यानी कि 1564 ईस्वी में जो रानी दुर्गावती और उसके पुत्र जो था वीर नारायण के साथ जो है भीषण युद्ध हुआ था और उसके बाद जो है गोंडवाना क्षेत्र जो है अकबर के कब्जे में आ गया था और अकबर ने जो है गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था, यानी कि गुजरात विजय होने के बाद जो है अकबर ने जो अपनी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी उसमें जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आगे बताया गया है गुजरात विजय को जो है स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज यानी कि दूतग्रामी आक्रमण कहा है, यानी कि अकबर के द्वारा जो गुजरात विजय किया गया था उसको जो है स्मिथ के द्वारा विश्व का सबसे तेज या दूतग्रामी आक्रमण कहा गया है। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1556 ईस्वी में। किनके बीच में हुआ था तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जो कि हुआ था 1576 ईस्वी में और इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, यानी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में इसमें महाराणा प्रताप का विजय हुआ और अकबर की हार हुई थी और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था हकीम खां सुर था, यानी कि महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो कौन था तो हकीम खां सुर था। आगे दिया गया है राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यानी कि अकबर की अधीनता जो है महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया था और अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी और 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त किया था, यानी कि अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा को हटाया गया था जो कि 1562 में हटाया गया था और 1563 में जो है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी अकबर ने और 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था अकबर ने। आगे बताया गया अकबर के धर्मगुरु का नाम जो है वो क्या था तो शेख मुबारक जो है वो अकबर के धर्मगुरु का नाम था। आगे बताया गया अकबर ने जो है 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही धर्म चलाया था, यानी कि दिन ए इलाही धर्म को जो है किसने चलवाया तो अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में चलाया गया था और हिंदू राजा वीरसाल ने इस धर्म को स्वीकार किया था। आगे बताया गया है दीन इलाही धर्म को जो है पुरोहित अबुल फजल था, यानी कि दीन इलाही धर्म का जो पुरोहित था वो कौन था तो अबुल फजल जो है वो दीन इलाही धर्म का पुरोहित था। अबुल फजल की जो हत्या है वो किसने करवाया था तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है 1601 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी और अकबर की नई धार्मिक नीति का प्रारूप जो है वो फैज़ी के द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि अकबर की जो नई धार्मिक नीति का प्रारूप था वो किसने तैयार किया था तो फैज़ी के द्वारा तैयार किया गया था। और अकबर ने जो है 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी और इसका उद्देश्य जो था वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो है धार्मिक वाद विवाद निपटाना था, यानी कि अकबर के द्वारा जो है इबादत खाने की स्थापना की गई थी फतेहपुर सीकरी में। कब की गई थी तो 1575 ईस्वी में किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था तो प्रत्येक बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को जो है धार्मिक वाद विवाद पर चर्चा करना और इसे जो है निपटाना था। आगे बताया गया 1582 ईस्वी में उन्होंने इबादत खाने में जो है बहस बंद कर दी और क्योंकि जो है इससे विभिन्न धर्मों के बीच कटुता पैदा हो गई थी, यानी कि जो इबादत खाना की स्थापना की गई थी 1575 ईस्वी में इसे जो है 1582 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। इसमें जो बहस होती थी उस पर रोक लगा दिया गया था क्योंकि जो है इसके कारण जो विभिन्न धर्म होते थे इनके बीच में जो है कटुता यानी कि दुश्मनी पैदा हो गई थी और अकबर पर जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है हिंदू धर्म का रहा था। आगे बताया गया अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही
संवत चलाया था, यानी कि इलाही संवत जो है किसने चलवाया, तो अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में चलवाया गया था। आगे बताइए, बदायूनी अकबर के धार्मिक जो प्रयोग था इसके कटु आलोचक थे, यानी कि अकबर का जो धार्मिक प्रयोग था इसका जो है कटु आलोचक था बदायूनी। और अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें जो है अबुल फजल ने लिखी थी, यानी कि जो अकबरनामा था और आईने अकबरी जो थी पुस्तक, इसको जो है अबुल फजल ने लिखा था। और अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय जो है वो टोडरमल को दिया जाता है, यानी कि अकबर के शासनकाल में जो भूमि संबंधित सुधार हुआ था वो जो है टोडरमल को के द्वारा किया गया था, और जो कि उसका राजस्व मंत्री था, यानी कि टोडरमल जो था वो अकबर का राजस्व मंत्री था। और टोडरमल जो है अकबर के दरबार में आने वाले पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था, यानी कि टोडरमल जो था वो अकबर के दरबार में आने से पहले जो है वो शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है अकबर के नवरत्न के बारे में। तो अकबर के दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे, जिसमें थे राजा मानसी थे, तानसेन था, बीरबल था, अबुल फजल था, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये सभी जो है अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। हकीम हुकाम जो है वो अकबर की रसोई का प्रधान होता था, यानी कि अकबर की रसोई का प्रधान कौन होता था, तो हकीम हुकाम जो है वो अकबर की रसोई का प्रधान था। और तानसेन का जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था, यानी कि तानसेन का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था। और इसके बचपन का नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था। तानसेन के बचपन का नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था। और अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि और बैरम खां का पुत्र था, यानी कि अब्दुल रहीम खान जो थे वो अकबर के दरबार के एक कवि थे और बैरम खां का पुत्र था। आगे बताया गया है, तुलसीदास जो है वो अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। आगे है, अकबर जो है नक्कारे यानी कि नगाड़ा बजाने का जो है ये शुरू किया था, यानी कि अकबर जो था वो नक्कारा यानी कि नगाड़ा बजाता था। और भित्ति चित्रकारी का प्रचलन अकबर के समय में ही हुआ था, यानी कि जो भित्ति चित्रकारी होती थी उसका प्रचलन जो है अकबर के काल में ही हुआ था। और बसावन को अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है, यानी कि जो बसावन था उसको जो है अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार बताया गया है। आगे दिया गया है, अकबर ने जो है अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था। आगे है, अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। और अकबर ने जो है बीरबल को कविराज तथा राजा की उपाधि दी थी, यानी कि बीरबल को कविराज और राजा की उपाधि किसने दिया, तो अकबर के द्वारा दिया गया था। और 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाते हुए जो है बीरबल की मृत्यु हो गई थी, यानी कि बीरबल की मृत्यु जो है कैसे हुई थी, तो 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों का जो विद्रोह था इसको दबाते समय जो है बीरबल का मृत्यु हो गया था। और बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, तो महेश दास था, यानी कि बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। और अकबर की जो मृत्यु है वो कब हुआ था, तो 1605 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो अतिसार के कारण, यानी कि अतिसार के कारण जो है अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 ईस्वी में। और अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है, तो आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है अकबर के अभियान के बारे में। तो अकबर ने जो है कौन कौन से अभियान किए थे उसके बारे में दिया गया है। और इसका जो विरोधी था वो कौन था उसके बारे में भी बताया गया है। तो इसमें दिया गया है, मालवा जो है इस पर जो है अभियान कब किया गया था अकबर के द्वारा, तो 1560 से 62 के बीच में किया गया था। और इसका जो विरोधी था वो कौन था, तो बाज बहादुर था। चुनार जो है वो कब आक्रमण किया गया था अभियान, तो 1561 में जो है अकबर के द्वारा चुनार पर अभियान किया गया था। और इसका जो विरोधी था अफगान था। आगे दिया गया है मेड़ता, तो मेड़ता पर जो है अभियान कब किया गया था, तो 1562 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो विरोधी था वो था जयमल। आगे बताया गया गोंडवाने यानी कि गढ़ कटंगा, तो इस पर जो है अभियान 1564 ईस्वी में किया गया था अकबर के द्वारा। और इसके जो विरोधी थे वो रानी दुर्गावती थी। आगे दिया गया चित्तौड़, तो चित्तौड़ पर अभियान जो है कब किया गया था, तो 1568 ईस्वी में किया गया था अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर अभियान। और इसके जो विरोधी थे वो राणा उदयसिंह थे। आगे बताया गया है रणथंभौर के बारे में। तो रणथंभौर पर जो है अभियान 1559 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो विरोधी था वो सूरजन हारा था। आगे है कालिंजर, तो कालिंजर पर जो अभियान है वो कब किया गया था, तो 1569 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो विरोधी था वो रामचंद्र था। आगे है मारवाड़, तो मारवाड़ पर जो विजय है अभियान यानी कि कब किया गया था, तो 1570 ईस्वी में मारवाड़ पर अभियान किया गया था। और इसका जो विरोधी था वो चंद्रसेन और कल्याण मल जो है वो इसका विरोधी था। आगे दिया गया है गुजरात, तो गुजरात पर जो है अभियान कब किया गया था, तो 1572 ईस्वी में किया गया था। और इसका विरोधी था बहादुर शाह। आगे बताया गया बंगाल बिहार के बारे में। तो बंगाल बिहार पर जो अभियान है वो कब किया गया था, तो 1574 से 76 के बीच में बंगाल बिहार अभियान चलाया गया था। और इसमें जो विरोधी थे वो दाऊद खान थे। हल्दी घाटी पर जो है अभियान कब चलाया गया था, तो 1576 ईस्वी में चलाया गया था। और इसको जो विरोधी थे वो राणा प्रताप थे। आगे बताया गया काबुल, तो काबुल पर जो अभियान है वो कब चलाया गया था, तो 1581 में चलाया गया था। और इसका जो विरोधी थे वो मिर्ज़ा हकीम थे। आगे बताया गया है, आगे है कश्मीर, तो कश्मीर पर जो है अभियान 1585 से 86 के बीच में चलाया गया था। और इसके विरोधी थे यूसुफ खां और याकूत खां।
आगे है सिंध। तो सिंध पर जो है अभियान कब चलाया गया था? तो 1590 से 91 में चलाया गया था और इसके जो विरोधी थे वो थे जानी बेग। आगे है उड़ीसा। तो उड़ीसा पर जो है अभियान 1590 से 92 में चलाया गया था और इसके विरोधी थे मिर्जा कुतुल खां और निसार खां जो है इसके विरोधी थे। आगे है खानदेश। तो खानदेश पर जो अभियान है वो 1591 में चलाया गया था और इसके जो विरोधी थे वो थे अली खां। आगे है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान पर जो है अभियान कब चलाया गया था? तो 1595 में चलाया गया था और इसके जो विरोधी थे वो थे यूसुफजाई जनजाति, यानी कि यूसुफजाई जनजाति के द्वारा जो है बलूचिस्तान पर अभियान का विरोध किया गया था। आगे है कंधार। तो कंधार पर जो विजय है यानी कि अभियान कब चलाया गया था? तो 1595 में चलाया गया था और इसके विरोधी में थे मुजफ्फर हुसैन मिर्जा। आगे है अहमदनगर। तो अहमदनगर पर जो अभियान है वो 1597 से 1600 के बीच में चलाया गया था और इसका जो विरोधी थे वो थे चांद बीबी। आगे है असीरगढ़। तो असीरगढ़ पर जो अभियान था वो 1601 ईस्वी में चलाया गया था और इसके विरोधी थे मीर बहादुर खां। ये सभी जो है अभियान अकबर के शासनकाल में हुआ था। आगे दिया गया है, आगे बताया गया है जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था और जहांगीर का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम और अकबर जो है सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे, यानी कि अकबर के द्वारा जो है सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारा जाता था। और जहांगीर का जो गद्दी पर बैठा था वो कब बैठा था? तो 1605 ईस्वी में जहांगीर गद्दी पर बैठा था और जहांगीर ने जो है न्याय की जंजीर आगरा के किले के यमुना तट पर लगवाई थी, यानी कि जो न्याय की जंजीर थी इसका निर्माण जो है आगरा के किले के यमुना तट पर जो है जहांगीर के द्वारा लगवाया गया था। और इस न्याय की जंजीर को जो है 60 घंटियाँ थी, यानी कि जो न्याय की जंजीर थी इसमें कितनी घंटियाँ थी? तो 60 घंटियाँ जो है इसमें मौजूद थी। आगे दिया गया है जहांगीर ने जो है तमगा कर पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि जो तमगा कर था इस पर प्रतिबंध जो है वो जहांगीर के द्वारा ही लगाया गया था। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है शहजादा खुसरो मिर्जा ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, यानी कि शहजादा खुसरो मिर्जा ने जो है जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह कब किया था? तो 1606 ईस्वी में किया था और सिक्की के गुरु अर्जुन देव जो थे खुसरो मिर्जा को आश्रय दिया था। इसके कारण जो है मुगल सम्राट जहांगीर जो था इनके आदेश पर गुरु अर्जुन देव को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी कि जो अर्जुन देव थे सिखों के गुरु इसने जो है खुसरो मिर्जा को आश्रय दिया था, जिसके कारण जो मुगल सम्राट था जहांगीर इनके आदेश पर जो है गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जो है इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन जो है उन्होंने मना कर दिया था और 1606 ईस्वी में उन्हें यातनाएं देकर जो है मार दिया गया था, यानी कि गुरु अर्जुन देव को जो है 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा जो है आदेश पर मरवाया गया था। आगे बताया गया है नूरजहां मिर्जा जो कि ग्यास बेग की पुत्री थी, यानी कि नूरजहां मिर्जा जो थी वो ग्यास बेग की पुत्री थी और नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो मेहरुनिसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा था और जहांगीर ने जो है 1611 ईस्वी में नूरजहां यानी कि मेहरुनिसा से विवाह यानी कि शादी कर ली थी और उसे जो है पादशाह बेगम तथा उसके पिता को एतमादुल्ला की उपाधि दी थी, यानी कि जो जहांगीर था उसने 1611 ईस्वी में नूरजहां से विवाह किया और उसे जो है पादशाह बेगम और उसके जो पिता थे उसको एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। आगे बताया गया एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो नूरजहां ने बनवाया था, यानी कि एतमादुद्दौला का मकबरा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। आगे बताया गया 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संबंधी के एक प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, यानी कि ईस्ट इंडिया का जो संबंधी था कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ये जो है 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था और उसे जो है 400 सवारों का मनसबदार बनाया गया था और साथ ही उसे जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी और ईस्ट इंडिया संबंधी ने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध बनाकर जो है सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया गया था। आगे दिया गया है 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत जो है वो सर थॉमस रो भी उसके दरबार में आया था, यानी कि जहांगीर के दरबार में जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का जो राजदूत था सर थॉमस रो ये भी जो है 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में उसके दरबार में आया था। आगे बताया गया है, आगे दिया गया जहांगीर ने जो है उसने अपने संस्मरण तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखे हैं, यानी कि तुजुक ए जहांगीरी जो है वो फारसी भाषा में जहांगीर के द्वारा लिखा गया है और मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंचा था, यानी कि जो मुगल चित्रकला था वो जहांगीर के समय में जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। आगे बताया गया है जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार के बारे में। तो जहांगीर के दरबार में जो है कौन कौन प्रमुख चित्रकार रहते थे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें जो है मंसूर है, अब्दुल हसन है और विशन दास जो है वो जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे।
आगे दिया गया है उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, यानी कि उस्ताद जो मंसूर थे जो जहांगीर के दरबार में थे, ये जो है पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। और जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। और जहांगीर पर जो है सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खाने खाना का पड़ा था, यानी कि अब्दुल रहीम खाने खाना का प्रभाव जो है जहांगीर पर सबसे अधिक पड़ा था। आगे दिया गया है मुगल कला पर नूरजहां के प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो नूरजहां के प्रभाव से जो है मुगल दरबार में फारसी कला और संस्कृति का विशेष विकास जो है हुआ था, यानी कि नूरजहां के प्रभाव से ही जो मुगल दरबार में फारसी कला और संस्कृति का विकास हुआ था। और उसकी वास्तुकला में जो है पिएत्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल जो है बढ़ा था, और जिसमें अर्धकीमती पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। और इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो है एतमादुद्दौला का मकबरा, यानी कि नूरजहां के दौरान जो है एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया गया था, जिसमें जो है अर्धकीमती पत्थरों का उपयोग होने लगा था। और उसने जो है नूर महली पोशाक चांदी के धागों से बनी ब्रोकेड यानी कि बादला और चांदी की कढ़ाई वाले फीते यानी कि किनारी जैसे नए वस्त्रों को पेश कर फैशन और वस्त्र कला को समृद्ध बनाया था। किसके द्वारा किया गया था, तो नूरजहां के द्वारा किया गया था। आगे बताया गया है शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां का जो शासनकाल था वो 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक रहा था। तो शाहजहां के बारे में बताया गया है कि शाहजहां जो है वो 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, यानी कि शाहजहां कब बैठा था गद्दी पर, तो 1628 ईस्वी में बैठा था। और शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, तो खुर्रम था, यानी कि शाहजहां को बचपन में जो है खुर्रम नाम से पुकारा जाता था। और शाहजहां का जो विवाह है वो अर्जुमन बानो बेगम के साथ हुआ था, यानी कि शाहजहां की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, तो अर्जुमन बानो बेगम था, और जिसको जो है मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि शाहजहां की जो पत्नी थी अर्जुमन बानो बेगम, इनको जो है मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता था। और मुमताज़ महल जो है वो आसफ़ खां की पुत्री थी, यानी कि जो मुमताज़ महल थी वो आसफ़ खां की पुत्री थी। आगे बताया गया है शाहजहां का संघर्ष जो है वो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से हुआ था, यानी कि शाहजहां का संघर्ष हुआ था जो सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद, इनके साथ जो है उनका संघर्ष हुआ था। और उसके शासनकाल के दौरान जो है बुंदेलखंड यानी कि ओरछा का जुझार सिंह बुंदेला 1628 से 35 ईस्वी और दक्कन के गवर्नर खान ए जहां लोधी 1629 से लेकर 1631 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। आगे बताया गया शाहजहां ने जो है औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था, यानी कि शाहजहां के द्वारा औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और शाहजहां को जो है कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने जो है भेंट किया था, यानी कि मीर जुमला ने जो है शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। और कोहिनूर हीरा जो है वो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, यानी कि जो कोहिनूर हीरा था वो कहाँ से निकाला गया था, तो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। आगे बताया गया है मुगल काल में जो है गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था, यानी कि हीरे का सबसे बड़ा केंद्र कौन था मुगल काल में, तो गोलकुंडा था। आगे बताया गया है आगे दिया गया है शाहजहां के जो है चार पुत्र थे, यानी कि शाहजहां के कितने पुत्र थे, तो 4 थे, जिसमें दारा सिकोह जो है उससे सबसे ज़्यादा प्रिय था, यानी कि जो दारा सिकोह था वो शाहजहां को सबसे प्रिय था। और शाहजहां जो है इसने जो है दारा सिकोह को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकार घोषित किया था और शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि धारण किया था, यानी कि जो शाहजहां था उसने अपने बेटे दारा सिकोह को जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि धारण किया था। आगे दिया गया शाहजहां ने जो है मयूर सिंहासन का निर्माण बेग बादल खां ने किया था, यानी कि शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण जो है वो बेग बादल खां के द्वारा करवाया गया था। आगे इसे जो है तख्त ए हाउस भी कहते हैं, यानी कि जो मयूर सिंहासन था उसे तख्त ए हाउस के नाम से भी जाना जाता है, तख्त ए ताउस के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां ने बनवाई थी, यानी कि दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां के काल में जो है वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया है, यानी कि शाहजहां का जो समय था उसको जो है वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया है। और दारा सिकोह ने जो है 52 जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, यानी कि दारा सिकोह के द्वारा जो है 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। आगे बताया गया है आगे दिया गया है महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है किसने करवाया था, तो रज़्मनामा के नाम से जो है बदायूं ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। और ताजमहल की रूपरेखा जो है वो किसने तैयार किया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा जो है ताजमहल का रूपरेखा तैयार किया गया था। और उस्ताद ईसा खां के द्वारा जो है इसके देख रेख में बनवाया गया था ताजमहल को। आगे दिया गया जहांगीर के शासनकाल का वर्णन जो है फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवेडियर के द्वारा जो है मनुची ने किया है, यानी कि जहांगीर के शासनकाल का वर्णन जो है किसने किया है, तो फारसी यात्री बर्नियर और ट्रेवेनियर तथा मनुची के द्वारा जो है जहांगीर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। आगे बताया गया है पीटर मुंडी ने शाहजहां के समय हुए अकाल का वर्णन किया है और उसने कहा है कि शाहजहां के शासनकाल में जो है मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था, यानी कि पीटर मुंडी ने यह कहा है कि शाहजहां के समय में जो है जो शासन था वो अपने मुगल साम्राज्य जो है अपने शिखर पर था। आगे बताया गया 1659 ईस्वी में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में जो है अंतिम लड़ाई देवराय की घाटी में हुई थी, यानी कि दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में जो है अंतिम लड़ाई हुई थी देवराय की घाटी में, और जिसमें जो है औरंगजेब की जीत हो गई थी।
और दारा सिखों को जो है इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण जो है मृत्युदंड दिया गया था। और औरंगजेब ने जो है शाहजहाँ को कैद करके आगरा के किले में रखा और उसकी मृत्यु जो है 1666 ईस्वी में हो गया था। यानी कि औरंगजेब ने जो है शाहजहाँ को कैद कर लिया था और आगरा के किले में जो है शाहजहाँ को रखा गया था, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी 1666 ईस्वी में। आगे बताया गया है औरंगजेब के बारे में। तो शाहजहाँ के बाद जो है औरंगजेब शासन में आया। तो औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से लेकर 1707 के बीच में औरंगजेब का शासनकाल रहा था। और इसमें दिया गया है कि प्रथम बार जो है औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यानी कि दिल्ली की गद्दी पर जो है प्रथम बार औरंगजेब जो है वो 1658 में बैठा था, तथा इसका जो दूसरा बार राज्याभिषेक हुआ था वो 1659 ईस्वी में हुआ था। और उसने जो है आलमगीर की उपाधि धारण किया था। यानी कि औरंगजेब की तरह जो है आलमगीर की उपाधि धारण की गई थी। और औरंगजेब जो था वो मुमताज़ महल का पुत्र था। यानी कि जो शाहजहाँ थी उनकी जो पत्नी थी मुमताज़ महल, उनका जो पुत्र था वो था औरंगजेब। और औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। यानी कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है। और औरंगजेब ने जो है प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध में लड़ा था। यानी कि औरंगजेब के द्वारा जो है प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध में लड़ा गया था। औरंगजेब जो है एक कुशल वीणा वादक था। यानी कि औरंगजेब जो था वो कुशल वीणा वादक था, यानी कि वीणा को बजाने वाला था। और औरंगजेब के शासन में जो है झरोखा दर्शन की प्रथा को भी बंद कर दिया गया था। यानी कि जो झरोखा दर्शन का प्रथा था वो जो है औरंगजेब के शासनकाल में बंद कर दिया गया था। और झरोखा दर्शन जो है महलों और किलों की बालकनियों या खिड़कियों से आम जनता को संबोधित करने और दर्शन देने का एक दैनिक अभ्यास था। यानी कि झरोखा दर्शन जो क्या था, तो महलों और किलों की जो बालकनियाँ होती थी या खिड़कियाँ होती थी, इसमें जो है आम जनता को संबोधित करने के लिए दर्शन देने का एक दैनिक अभ्यास होता था झरोखा दर्शन। और पुरंदर की संधि जो है वो 1665 ईस्वी में हुआ था। किनके किनके बीच में हुआ था, तो शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच में जो है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। और औरंगजेब ने जो है 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दिया था। यानी कि हिंदू त्यौहार पर जो है रोक किसने लगाया था, तो औरंगजेब ने लगाया था। और कब लगाया था, तो 1668 ईस्वी में लगाया था। औरंगजेब के विरुद्ध जो है मथुरा का जाट विद्रोह जाट नेता गोकुल के नेतृत्व में जो है 1669 ईस्वी में हुआ था। यानी कि औरंगजेब के विरुद्ध जो है मथुरा का जाट विद्रोह हुआ था, जो कि जाट नेता गोकुल के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में किया गया था। और औरंगजेब ने जो है जजिया कर अपने शासनकाल में फिर से लागू कर दिया था। और वह जो है पूरे देश को इस्लामी राज्य बनाना चाहता था। कौन, तो औरंगजेब जो है पूरे राज्य को इस्लामी राज्य में बदलना चाहता था। उसने जो है शराब पीने और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि औरंगजेब के द्वारा जो है शराब पीने और संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। और औरंगजेब के दरबार में जो है हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे। यानी कि हिंदू मनसबदार जो है औरंगजेब के दरबार में सबसे ज़्यादा थे। और इनकी जो संख्या है वो लगभग कितनी थी, तो 33% थी। आगे दिया गया बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव देव मंदिर को जो है औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में तुड़वा दिया गया था। यानी कि औरंगजेब के द्वारा जो है बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर था और मथुरा का जो केशव देव मंदिर था, इसको जो है 1669 ईस्वी में जो है औरंगजेब के द्वारा तुड़वा दिया गया था। और आगे बताया गया है शिवाजी जो है सबसे शक्तिशाली मराठा शासक था और औरंगजेब के कट्टर दुश्मन था। यानी कि शिवाजी जो थे वो औरंगजेब के कट्टर दुश्मन थे और सबसे शक्तिशाली मराठा शासक थे। और औरंगजेब ने जो है 1665 ईस्वी में अंबर यानी कि एक राजपूत के राजा जयसिंह के साथ जो है साजिश रची और जयसिंह के आश्वासन पर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आ गए थे। और शिवाजी को जो है औरंगजेब ने कैद कर लिया था, लेकिन वे जो है वहाँ से भागने में सफल हो गए थे। यानी कि शिवाजी को जो है औरंगजेब ने कैद कर लिया था, लेकिन फिर भी जो है शिवाजी वहाँ से भाग निकले थे। और इस्लाम धर्म जो है स्वीकार करने के कारण जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को जो है हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था। यानी कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के कारण जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इसकी जो हत्या है वो औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। और औरंगजेब की जो मृत्यु है वो कब हुए थे, तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुआ था। आगे बताया गया है उत्तरवर्ती मुगल के बारे में। यानी कि मुगल शासक के बाद जो शासक आए उसे उत्तरवर्ती मुगल कहा गया था। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है बहादुर शाह प्रथम के बारे में। तो बहादुर शाह प्रथम जो है वो 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक जो है मुगल शासक रहे थे, जिनका मूल नाम क्या था, तो मोहम्मद मुअज्जम, और उपाधि जो था शाह आलम प्रथम की उपाधि जो है वो बहादुर शाह प्रथम ने धारण किया था। और इसका जो उपनाम था, यानी कि बहादुर शाह प्रथम का उपनाम क्या था, तो शाह ए बेखबर यानी कि खाफी खां द्वारा ये नाम दिया गया था। यानी कि शाह ए बेखबर जो है नाम था, उपनाम, ये किसने दिया था, तो बहादुर शाह जफर को, तो खफी खां के द्वारा जो है यह नाम दिया गया था। आगे बताया गया है जाजऊ का युद्ध जो कि हुआ था जून 1707 ईस्वी में। तो इसमें दिया गया है आगरा के पास जो है जाजऊ में अपने भाई आलम को जो है 18 से 20 जून 1707 ईस्वी को पराजित कर मार डाला था। किसने माना था, तो बहादुर शाह जफर ने अपने भाई को जो है आलम को 18 से 20 जून 1707 ईस्वी के युद्ध में जो है पराजित कर दिया था।
और उसे मार दिया था। आगे बताया गया जनवरी 1709 ईस्वी में जो है हैदराबाद पहुंचकर अपने छोटे भाई काम बख्श और उसके पुत्र को भी मार दिया था। किसने मारा था? तो बहादुर शाह प्रथम जो था वो जनवरी 1709 ईस्वी में हैदराबाद पहुंचा और उसने अपने छोटे भाई काम बख्श और उसका जो पुत्र था इसको भी मार दिया था। आगे बताया गया है अपने पिता औरंगजेब की संकीर्ण नीतियों को छोड़कर जो है समन्वयवादी नीतियां अपनाई थी। किसने? तो बहादुर शाह प्रथम ने अपनाया था और राजपूत और जाटों के साथ जो है अच्छे संबंध बनाए थे और सिखों से जो है मधुर संबंध नहीं हो पाए, लेकिन कोई विद्रोह नहीं हुआ था। यानी कि बहादुर शाह जफर का जो है सिखों के साथ कोई भी मधुर संबंध नहीं रहा था, लेकिन कोई विद्रोह भी नहीं हुआ था। और 1712 में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1712 ईस्वी में हुआ था, जिसके बाद जो है उसका पुत्र जहादर शाह जो है शासक बना था। उसके बाद जो है जहादर शाह शासन में आया, तो जिसका शासनकाल था 1712 से लेकर 1713 के बीच में। तो सारी शक्ति जो है उनके वजीर जुल्फिकार खां यानी कि ईरानी के हाथ में थी। यानी कि जहादरा शाह के जो वजीर था जुल्फिकार खां, इसके हाथ में जो है सारी शक्ति थी। और जहादर शाह जो है वो लाल कुमारी नामक वेश्या के प्रति जो है आसक्त था और उसने जो है उसे जो है शासन में हस्तक्षेप की अनुमति दी थी और इसी कारण जो है उसे लंपट और मूर्ख कहा जाता है। यानी कि जहादर शाह को जो है लंपट और मूर्ख शासक कहा जाता है। आगे बताया गया है सैयद बंधुओं अब्दुल खां और हुसैन अली ने जो है 1713 ईस्वी में आजिम उस शान के पुत्र फर्रुख सियर के सहयोग से जो है जहादर शाह की हत्या करवा दी थी। यानी कि सैयद बंधु जो था अब्दुल खां और हुसैन अली खां, इसने जो है 1713 ईस्वी में आजिम उस शान के पुत्र जो कि था फर्रुख सियर, इसके सहयोग से जो है जहादर शाह को मरवा दिया था। उसके बाद जो है फर्रुख सियर शासन में आया, तो इसका शासनकाल था 1713 से लेकर 1719 के बीच में। तो जहादर शाह के बारे में बताया गया है, फर्रुख सियर के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि फर्रुख सियर को जो है घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। यानी कि घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? तो फर्रुख सियर को जाना जाता है। और सैयद बंधुओं और अब्दुल खां और हुसैन खां की सहायता से जो है सिंहासन पर बैठा था। कौन बैठा था? तो फर्रुख सियर। आगे बताया गया अब्दुल खां को जो है वजीर और हुसैन अली को मीर बख्श नियुक्त किया गया था। यानी कि अब्दुल खां को जो है वजीर और हुसैन अली को जो है मीर बख्श नियुक्त किया गया था। आगे बताया गया जजिया कर पर प्रतिबंध जो है लगाया गया, लेकिन 1717 में जो है पुनः लागू किया गया था और वह जो है असाध्य रोग यानी कि फोड़ा से पीड़ित था। कौन था? तो फर्रुख सियर जो है वो असाध्य रोग यानी कि फोड़ा से पीड़ित था और जिसका उपचार जो है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने किया था। और 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया का संबंधी को जो है पश्चिम बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी और इसके बदले जो है संबंधी ने उसे 3000 रुपये वार्षिक देने का वादा किया था। और सिखों के जो नेता थे बंदा बहादुर, उसको फांसी दी गई थी और फर्रुख सियर की हत्या जो है वो सैयद बंधुओं ने कर दी थी। आगे दिया गया है इसके बाद जो है रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला जो है बादशाह बने और पर जो है दोनों की बीमारी के कारण शीघ्र ही मृत्यु हो गई थी। यानी कि फर्रुख सियर के बाद जो है रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला जो है बादशाह बना था, लेकिन बीमारी के कारण जो है उनकी मृत्यु जो है वो जल्दी ही हो गई थी। आगे बताया गया है मोहम्मद शाह के बारे में। तो मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था वो था 1719 से लेकर 1748 के बीच में। इसका मूल नाम क्या था? तो रोशन अख्तर जो है वो मोहम्मद शाह का मूल नाम था। और 1720 ईस्वी में जो है सैयद बंधुओं का अंत हुआ था और जजिया कर जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1720 में किया गया था। और इसके समय जो है 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध लड़ा और मोहम्मद शाह को पराजित कर दिल्ली को लूटा था। किसने लूटा था? तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध लड़ा था और मोहम्मद शाह को जो है इसने पराजित कर दिया था और दिल्ली को लूट लिया था। और वो जो है तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को भी जो है छीनकर बाहर ले गया था भारत से। और वह जो है रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि मोहम्मद शाह जो है इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद शाह ने 1748 ईस्वी तक शासन किया था और मोहम्मद शाह तख्त ए ताउस पर बैठने वाला जो है अंतिम मुगल शासक था। यानी कि मैसूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट था, शासक था, वो कौन था? तो मोहम्मद शाह था। आगे बताया गया है अहमद शाह के बारे में। तो अहमद शाह का जो शासनकाल था वो 1748 से लेकर 1754 के बीच में था और इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली यानी कि नादिर शाह के सेनापति, इसने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में किया था? तो अहमद शाह के शासनकाल में किया था। आगे दिया गया है आलमगीर द्वितीय के बारे में। तो इसका जो शासनकाल था वो 1754 से लेकर 1759 के बीच में था और इसके शासनकाल में जो है ब्लैक होल की घटना हुई थी। किसके काल में हुई थी? तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 20 जून 1756 ईस्वी को जो है ब्लैक होल की घटना घटी थी और जब वो नवाब सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद में जो है अंग्रेजों को कालकोठरी में कैद किया था, तब जो है ब्लैक होल की घटना घटी थी।
और इसके काल में जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो आलमगीर द्वितीय के काल में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। किनके बीच में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, और जिसमें जो है नवाब हार गया था, यानी कि सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में हार गया था। और शाह आलम द्वितीय जो है इसके बाद दिया गया है। तो शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1759 से लेकर 1806 ईस्वी के बीच में जो है शाह आलम द्वितीय का शासन चल रहा था। और इसका मूल नाम क्या था? तो अली गौहर जो है वो शाह आलम द्वितीय का मूल नाम था। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है इसके काल में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। किसके काल में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के शासन काल में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि किनके बीच में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय, नवाब मीर कासिम और नवाब सिराजुद्दौला की जो त्रिगुट थी सेना थी, इनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। और इसमें जो है त्रिगुट सेना की जो है हार हो गई थी, और शाह आलम को जो है इलाहाबाद में नज़रबंद कर दिया गया था। 1765 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने शाह आलम से बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी थी 26 लाख रुपए प्रति वर्ष प्राप्त कर ली थी। किसके शासनकाल में? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। आगे बताया गया है इसके काल में जो है पानीपत की तीसरी युद्ध हुई थी, यानी कि शाह आलम द्वितीय के जो शासनकाल में जो है तीसरी पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि 14 फरवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये जो है अहमद शाह अब्दाली और इससे जो है मराठों के बीच में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है मराठों के वजीर इमाद उल मुल्क और इब्राहिम खां गर्दी का जो है समर्थन मिला था, और अहमद शाह अब्दाली ने जो है 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। आगे बताया गया 1772 ईस्वी में मराठों की मदद से जो है शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली वापस आया, यानी कि शाह आलम जो द्वितीय था वो 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से जो है पुनः दिल्ली वापस आया था। और 1806 ईस्वी में जो है गुलाम कादिर खां ने उसकी हत्या कर दी थी, यानी कि कादिर खां के द्वारा जो है शाह आलम द्वितीय की हत्या 1806 ईस्वी में कर दी गई थी। आगे बताया गया है अकबर द्वितीय के बारे में। तो अकबर द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1806 से लेकर 1837 ईस्वी के बीच में रहा था। इसमें दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी था कौन था? तो अकबर द्वितीय था, और इसकी पेंशन के लिए जो है राजा राम मोहन राय लंदन गए थे, यानी कि इसका जो पेंशन था इसके लिए राजा राम मोहन राय जो है लंदन गए थे, और वहाँ पे जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि लंदन में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। और अंग्रेजों के संरक्षण से में जो है बनने वाला पहला बादशाह था कौन था? तो अकबर द्वितीय जो है अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला पहला बादशाह था, और राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। आगे बताया गया है बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। तो बहादुर शाह द्वितीय का जो शासनकाल था वो कब था? तो 1837 से लेकर 1857 के बीच में जो है बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल रहा था, और ये जो है अंतिम मुगल सम्राट था, जिसे 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जो है भारत का सम्राट घोषित किया गया था, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल सम्राट था, और जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान जो है भारत का सम्राट घोषित किया गया था। और 1858 ईस्वी में उसने रंगून, यानी कि बर्मा अब म्यांमार है, इसे जो है निर्वासित कर दिया गया था, और जहाँ पे जो है 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय का मृत्यु जो है 1862 ईस्वी में हो गया था। कहाँ पे हुआ था? तो रंगून में हो गया था। आगे बताया गया है मुगल काल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी, यानी कि मुगल काल में जो भाषा थी राजभाषा वो कैसी थी? तो फारसी थी। आगे बताया गया है अकबर और राजपूतों के संबंध के बारे में। तो इसमें दिया गया है राजपूतों की कट्टर वफादारी अकबर के साम्राज्य के विस्तार और स्थिरता में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अकबर ने जो है राजपूतों को सम्मानपूर्वक व्यवहार दिया और उन्हें जो है मनसबदार पद प्रदान किया था। किसने प्रदान किया? तो अकबर ने प्रदान किया था, और उसने जो है राजपूतों के साथ गहरे संबंध यानी कि गठबंधनों को बढ़ावा दिया था, और जिसमें मेवाड़ के राजा भारमल की बेटी हड़काबाई से जो है विवाह भी शामिल है, यानी कि अकबर के द्वारा जो है जो मेवाड़ के राजा था भारमल, इसकी बेटी हड़काबाई से जो है अकबर ने विवाह किया था। आगे बताया गया जहांगीर के जो है लगभग 4 दशक लंबे संघर्ष के बाद जो है मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने मुगल संप्रभुता जो है स्वीकार कर ली थी, और जिससे जो है राजपूताना पर मुगल नियंत्रण स्थापित हुआ था। और हालांकि जो है मेवाड़ और मारवाड़ को उनकी सीमित स्वतंत्रता दी गई थी, और इसलिए जो है उन्हें वतन जागीर के नाम से जाना जाता है। आगे बताया गया है औरंगजेब और राजपूतों के संबंध के बारे में। तो इसमें दिया गया है उत्तराधिकार की राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए औरंगजेब ने जो है राजपूतों के साथ भिन्न व्यवहार किए थे, और उसने जो है कठोर धार्मिक नीतियां अपनाई थी, और जिन्हें राजपूतों ने स्वीकार नहीं किया था। औरंगजेब ने जो है विभिन्न जो है कठोर धार्मिक नीतियां अपनाई थी, जिसे जो है राजपूतों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। आगे बताया गया मुगल प्रशासन के बारे में। तो मुगल साम्राज्य की जो संगठनात्मक संरचना में जो है कई स्वायत्ताएं दिल्ली सल्तनत और शेर शाह सूरी काल में चली आ रही थी, और मुगल साम्राज्य जो है को सूबों में विभाजित किया गया था, यानी कि मुगल साम्राज्य जो था इसको सूबों में विभाजित किया गया था, और जो कि औरंगजेब के शासनकाल में और अधिक बढ़ गया था।
आगे बताया गया है राजस्व प्रशासन के बारे में। तो अकबर ने जो है दहशाला प्रणाली शुरू की थी, यानी कि दहशाला प्रणाली जो थी वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें जो है कराधान के लिए 10 वर्षों की जो है औसत उपज का हिसाब रखा जाता था। और यह प्रणाली जो है उस समय की जब्ती व्यवस्था में जो है एक सुधार थी। इसके अलावा जो है बटाई यानी कि गल्ला बख्श और कंकुट और नासक जैसी प्रणालियाँ की भी जो है उपयोग में थी। आगे बताया गया है बटाई, गल्ला या फिर बॉक्स के बारे में। तो यह जो है क्या थी इसके बारे में बताया गया है। तो कटाई के बाद जो है फसल को संतुलित ढेरों में जो है बांटा जाता था, और जिसमें जो है अधिकारी अपने हिस्से का संग्रह करते थे। यानी कि जो बटाई था ये जो है कटाई के बाद फसल को संतुलित ढेरों में बांटा जाता था इसमें, और जिसमें जो है अधिकारी अपने हिस्से का संग्रह करते थे। आगे बताया गया कंकुट के बारे में। तो कंकुट क्या था, तो सर्वेक्षण के आधार पर जो है कर का निर्धारण होता था कंकुट। और नाशक क्या था, तो पिछले अनुभव के आधार पर जो है राजस्व का अनुमान लगाया जाता था नाशक के द्वारा। आगे दिया गया है जमींदार के बारे में। तो जमींदार जो होते थे वो छोटे भूस्वामी होते थे, यानी कि जमींदार जो होते थे वो क्या होते थे, तो छोटे भूस्वामी होते थे, और केंद्रीय पास जो है अपनी पुश्तैनी जमीन होती थी, और उन्हें जो है भूमि राजस्व संग्रहण का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था, और जो कि कुल राजस्व का लगभग 25% जो है तक हो सकता था। यानी कि जो भू राजस्व कर था, भूमि राजस्व जो कर था, ये जो है कुल राजस्व का 25% हुआ करता था। और हालांकि जो है मुगल काल में जमीन का जो है मालिक किसान ही माना जाता था, यानी कि मुगल काल में जो ज़मीन का मालिक होता था वो जो है किसान को माना जाता था। और जो है जब तक किसान कर चुका होता तब तक जो है ज़मींदार उसे ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकता था। यानी कि जब तक किसान जो है उसका कर चुकाता रहेगा तब तक जो है ज़मींदार के द्वारा उसे ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। आगे बताया गया है मनसबदारी प्रणाली और सैन्य संगठन के बारे में। तो इसमें दिया गया है अकबर ने जो है कुलीनों और सेना को एकजुट करने के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू किया था। यानी कि अकबर के द्वारा जो है कुलीनों और सेना को एकजुट करने के लिए मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसकी उत्पत्ति जो है चंगेज खां से जुड़ी मानी जाती है। यानी कि जो मनसबदारी प्रणाली है इसकी जो उत्पत्ति है वो चंगेज खां से जुड़ी मानी जाती है। और इसमें जो है प्रत्येक अधिकारी को एक मनसब या फिर पद दिया जाता था, जिसकी जो रैंक होती थी वो 10 से लेकर 5000 तक होती थी, और मनसबदारों को जो है नगद वेतन या जागीर के रूप में भुगतान किया जाता था। और सभी जागीरदार या फिर मनसबदार होते थे, और लेकिन जो है सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे। यानी कि सभी जो जागीरदार होते थे वो मनसबदार होते थे, लेकिन जो सभी मनसबदार होते थे वो जागीरदार नहीं होते थे। और बाद में जो है मनसब को जो है जात यानी कि पद और वेतन और सवार यानी कि घुड़सवार सेना की संख्या में बांटा गया था। यानी कि जो मनसब था इनको जो है 2 भागों में बांटा गया था, जो कि पहला था जात और दूसरा था सवार। जिसमें जात होता था वो जो होता था पद और वेतन होता था, और सवार जो होता था वो घुड़सवार सेना की संख्या होता था। और सेना में जो है दाग यानी कि घोड़े पर निशान और हुलिया यानी कि वर्णनात्मक रोल प्रणाली भी लागू की गई थी। और आगे बताया गया सैन्य विभाग के बारे में। तो मीर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग का प्रमुख था, और कुलीन वर्ग का नेता भी था। कौन था, तो मीर बख्शी था। और जो है खुफिया विभाग का प्रमुख होता था कौन, तो मीर बख्शी जो है वो कुलीन वर्ग का नेता था और खुफिया विभाग का प्रमुख था। और उसके अधीन में जो है खुफिया अधिकारी जिसे बरीद कहा जाता था, और समाचार रिपोर्टर यानी कि वकियानवीश काम करते थे। आगे बताया गया है भू राजस्व प्रशासन अधिकारी के बारे में। तो इसमें दिया गया है पहले करोड़ी के बारे में। तो करोड़ी क्या था, तो राजस्व की परिसंपत्ति और संग्रह के प्रभारी होते थे करोड़ी। आगे दिया गया है कानूनगो क्या था, तो परगना का स्थानीय राजस्व अधिकारी होता था कानूनगो। आगे बताया गया चौधरी के बारे में। तो चौधरी जो होता था वो कानूनगो के अधीन ऋण पुनः भुगतान और की जांच जो है करता था कौन, तो चौधरी करता था। आगे दिया गया पटवारी। तो पटवारी जो होता था वो गांव के भूमि किसान की जोत और फसल के वितरण का रिकॉर्ड रखता था। कौन रखता था, तो पटवारी रखता था। आगे बताया गया भूमि के प्रकार के बारे में। तो इसमें जो है भूमि के कितने प्रकार होते थे उर्वरता के आधार पर, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है 4 प्रकार की भूमि होती थी, जिसमें पहला होता था पोलज, दूसरा था पड़ती, तीसरा था चाचर और चौथा था बंजर। जिसमें पोलज क्या होता था, तो प्रत्येक वर्ष जो है खेती की जाती थी, जिसमें उसे पोलज कहा जाता था। और 2 साल में जो है एक बार जमीन खाली छोड़ दिया जाता था, उसको पड़ती कहा जाता था। और चाचर जो होता था वो 3 साल से 4 साल तक जो है बंजर रहती थी, और जो बंजर था वो 5 या उससे अधिक वर्षों तक जो है जमीन खाली रहती थी। आगे बताया गया है भूमि का राजस्व संग्रहण के बारे में। तो इसमें दिया गया है जागीर के बारे में। तो आमतौर पर जो है कुलीनों और शाही परिवारों को दी जाने वाली भूमि होती थी जागीर, और खलीसा क्या होता था, तो सम्राट के सीधे नियंत्रण वाली भूमि जो होती थी वो होती थी खलीसा। आगे बताया गया विद्वान और धार्मिक पुरुषों के लिए जो है विशेष जागीरें भी होती थी। यानी कि इसमें जो है विद्वान और जो धार्मिक पुरुष होते थे उनके लिए विशेष जागीर होती थी। आगे दिया गया है
आगे दिया गया है जागीर के प्रकार के बारे में। तो इसमें जो है जागीर के कितने प्रकार थे उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है पहला है जागीर तनख्वाह, तो इसमें जो है वेतन के बदले दी जाती थी जागीर तनख्वाह। और दूसरा दिया गया है मसरूत जागीर, तो ये जो है कुछ शर्तों के साथ दी जाती थी, यानी कि मसरूत जागीर जो होती थी वो कुछ शर्तों के साथ दी जाती थी। और तीसरा है अफीम जागीर, तो इसमें जो है बिना शर्त दी जाने वाली जागीर और मनसब से स्वतंत्र जो है अफीम जागीर में शामिल है। आगे दिया गया है वतन जागीर के बारे में। तो ज़मींदारों को जो है अनेक गृह प्रदेश में जो है स्थानांतरित कर दिया जाता था। आगे बताया गया है मुगल केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी के बारे में। तो इसमें दिया गया है वजीर के बारे में। तो वजीर क्या होता था, तो प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो वजीर हुआ करता था। और हालांकि जो है अकबर ने वित्तीय शक्तियाँ जो है दीवान ए कुल यानी कि दीवान ए आला को सौंपी थी, यानी कि अकबर के द्वारा जो है वित्तीय जो शक्तियाँ थी वो किन्हें सौंपा गया था, तो दीवान ए कुल जिसे दीवान ए आला के नाम से भी जाना जाता है, इनको सौंपी जाती थी। आगे बताया गया है मीर बख्शी के बारे में। तो सैन्य एवं खुफिया विभाग का प्रमुख होता था कौन, तो मीर बख्शी होता था। आगे दिया गया है मीर सामन के बारे में। तो शाही घराने और स्टोर का प्रभारी होता था कौन, तो मीर सामन होता था। आगे बताया गया है काजी उल कुज़ात के बारे में। तो मुख्य काजी न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था काजी उल कुज़ात। आगे बताइए सदर उस सुदूर के बारे में। तो धार्मिक विभाग के प्रमुख होते थे और शरीयत कानून की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते थे कौन, तो सदर उस सुदूर होते थे। आगे बताइए मुहतसिब के बारे में। तो सार्वजनिक व्यवस्था और आपदाओं के प्रबंधन के लिए जो है जिम्मेदार होता था मुहतसिब। आगे दिया गया है मुतसदी के बारे में। तो बंदरगाहों के गवर्नर जिन्हें सम्राट सीधे नियुक्त करते थे उन्हें जो है मुतसदी कहा जाता था। आगे बताया गया प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो प्रांतीय प्रशासन में जो है कौन कौन आते थे उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है पहला सूबा या प्रांत के बारे में। तो सेंचुरीदार, सिपह सलाहकार और नई मरू जो है सूबे के राज्यपाल होते थे, यानी कि सूबे का राज्यपाल कौन होता था, तो सेंचुरीदार, सिपह सलाहकार और नई मरू जो है वो सूबे का राज्यपाल होता था। और दीवान कौन होता था, तो राजस्व प्रशासन के प्रभारी होते थे दीवान। आगे दिया गया है आगे बताया गया है कोतवाल के बारे में। तो कोतवाल जो होता था वो शहर का पुलिस प्रमुख होता था, यानी कि कोतवाल कौन होता था, तो शहर का जो पुलिस प्रमुख होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। आगे है सदर और काजी के बारे में। तो सूबे के धार्मिक अधिकारी होते थे सदर और काजी। आगे बताया गया है कुद्दार के बारे में। तो कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारी होते थे कुद्दार। आगे बताया गया है अमल गुजार के बारे में। तो वित्त अधिकारी होते थे अमल गुजार। और राजस्व हकदार कौन होते थे, तो खजनदार जो होते थे वो राजस्व हकदार होते थे। और सैन्य और कार्यकारी अधिकारी कौन होते थे, तो सिकदार जो होते थे वो सैन्य एवं कार्यकारी अधिकारी होते थे। वित्त अधिकारी कौन होते थे, तो अमील जो था वो वित्त अधिकारी होता था। और राजस्व हकदार कौन होता था, तो फोतादार जो होता था वो राजस्व हकदार होता था। आगे बताया ग्राम पटवारियों का प्रमुख कौन होता था, तो कानूनगो होता था ग्राम पटवारियों का प्रमुख। और गांव का प्रमुख कौन होता था, तो मुकद्दमा होता था। और लेखा जोखा रखने वाला जो होता था वो कौन होता था, तो पटवारी जो होता था वो लेखा जोखा रखने वाला होता था। और चौकीदार क्या होता था, तो सुरक्षा और निगरानी करता था चौकीदार। आगे बताया गया है आगे दिया गया है निसार जो होता था वो सिक्कों का प्रचलन जहांगीर ने किया था, यानी जो निसार सिक्का था इसका प्रचलन जो है वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। और आना जो सिक्का था उसका जो प्रचलन है वो शाहजहां ने करवाया था, यानी कि जो निसार था उसका प्रचलन जहांगीर ने करवाया था। और आना सिक्का का प्रचलन जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और अकबर ने जो है मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। और मनसब जो शब्द है उसके धारक के ओहदे को दर्शाता है, यानी कि जो मनसब है वो उसके धारक यानी कि अकबर के जो धारक थे उसके ओहदे को दर्शाता है। और मनसबदारी जो है वो नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार की थी। और लगभग जो है पूरे कुलीन वर्ग और नौकरशाही और सेना के पास जो है मनसब थे। आगे बताया गया है जागीरदारी प्रणाली जो है वो एक जागीरदार के वेतन के अनुपात में जो है भूमि का आवंटन था, यानी कि जागीरदारी प्रणाली जो थी वो एक जागीरदार के वेतन के अनुपात में जो भूमि का आवंटन होता था वो था। और इसलिए जो है प्रत्येक मनसबदार जागीर का हकदार होता था। और यदि जो है उसे नगद भुगतान नहीं किया जाता था, यानी कि जो प्रत्येक मनसबदार होता था वो जागीर का हकदार होता था। आगे बताया गया बाबर ने जो है 2 मस्जिद का निर्माण किया था। और एक जो है पानीपत की काबुली बाग था और दूसरा जो था वो रोहिलखंड की संभल में था, यानी कि बाबर के द्वारा जो है 2 मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसमें जो है पहला था पानीपत के काबुल बाग में और दूसरा जो था वो रोहिलखंड के संभल में था। आगे है हुमायूं का मकबरा, उसकी विधवा जो है हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम जो कि उसकी विधवा थी उसके द्वारा बनवाया गया था। और पंचमहल जो है वो फतेहपुर सिकरी में बौद्ध विहार की योजना पर आधारित स्मारक है, यानी कि पंचमहल जो है जो कि फतेहपुर सिकरी में है और यह जो है बौद्ध विहार की योजना पर आधारित स्मारक है। आगे बताया गया फतेहपुर सिकरी में जो है बीरबल का एक महल भी स्थित है। अकबर ने भी जो है सिकंदरा में अपना मकबरा बनाया था, यानी कि अकबर ने जो है सिकंदरा में अपना एक मकबरा बनवाया था और जिसे जो है बाद में जहांगीर ने पूरा करवाया था। आगे बताया गया है
आगे दिया गया है नूरजहाँ ने जो है आगरा में एतमाद उद दौला का संगमरमर का मकबरा बनवाया था, यानी कि एतमाद उद दौला का संगमरमर का जो मकबरा था आगरा में वो किसने बनवाया था, तो नूरजहाँ ने बनवाया था। और यह जो है वास्तुकला की तकनीक पिएट्रा डूरा जो कि अर्ध कीमती पत्थरों से बने पुष्प डिज़ाइन होते थे कि सर्वप्रथम उपयोग के लिए जो है जाना जाता है, यानी कि जो एतमाद उद दौला था इसका निर्माण जो है वो वास्तुकला की जो तकनीक थी पिएट्रा डूरा जो कि होती थी अर्ध कीमती पत्थर से बने हुए पुष्प डिज़ाइन होता था, इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है इसमें किया गया था। आगे बताया गया जहांगीर ने जो है लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर का अधिक उपयोग किया था और जो है सजावटी उद्देश्यों के लिए पिएट्रा ड्यूरा का उपयोग किया था। किसने किया था, तो जहांगीर ने किया था। और जहांगीर ने जो है लाहौर में मोती मस्जिद और शहादरा यानी कि लाहौर में उसकी समाधि बनवाई गई है, यानी कि जहांगीर का जो समाधि है वो कहाँ पर बनाया गया था, तो लाहौर में बनाया गया है। और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ के द्वारा जो है दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और आगरा में जो शाहजहाँ है इसके द्वारा निर्मित कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं जिसमें मोती मस्जिद है, खास महल है, मुसम्मान बुर्ज है जिसे जैस्मिन पैलेस जहाँ शाहजहाँ ने जो है अपना आखिरी साल कैद में बिताया था, ये जो है शाहजहाँ के द्वारा निर्मित किया गया था। आगे बताया गया है लाल किले, दिल्ली वाला जो लाल किला है इसमें जो है औरंगजेब के द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत मोती मस्जिद है। और औरंगजेब से जो है जुड़ा एकमात्र स्मारक जो है वो बीबी का मकबरा है, यानी कि बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब से जुड़ा हुआ है जो कि औरंगाबाद में जो है स्थित उसकी पत्नी रबिया उद दुरानी के द्वारा जो है बनवाया गया था, यानी कि औरंगजेब का जो मकबरा था बीबी का मकबरा इसे जो है रबिया उद दुरानी के द्वारा बनाया गया था। और औरंगजेब ने जो है लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई थी, यानी कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। आगे दिया गया है, आगे बताया गया है मुगल काल की पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। तो मुगल काल में जो कौन कौन से पुस्तकें थे और उसके लेखक कौन कौन थे तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बताया गया है इसमें पुस्तक तुज़ुक-ए-बाबरी, तो तुज़ुक-ए-बाबरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो बाबर हैं। कानून-ए-हुमायूं के लेखक कौन है, तो ख्वाजा अमीर है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम है जो कि हुमायूं की जीवनी है, यानी कि हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं की जीवनी है और ये जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। आगे दिया गया है अकबरनामा के बारे में। तो अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल और इसमें जो है अकबर के शासनकाल के इतिहास का वर्णन मिलता है। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है तबाकत ए अकबरी के बारे में। तो ये जो है ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद बख्श के द्वारा जो है लिखा गया था। आगे है तुज़ुक ए जहांगीरी जो है किसकी पुस्तक है, तो जहांगीर की है। सिर ए अकबर जो है किसकी पुस्तक है, तो दारा सिकोह की पुस्तक है सिर ए अकबर। आगे है सफ़ीनत उल औलिया जो है किसकी पुस्तक है, तो दारा सिकोह की है। आगे है मज़्म उल बहरीन किसकी पुस्तक है, तो दारा सिकोह की है। हसमत उल अरीनू जो है वो किसकी पुस्तक है, तो दारा सिकोह की पुस्तक है, यानी कि सिर ए अकबर, सफ़ीनत उल औलिया और मज़्म उल बहरीन और हसमत उल अरीनू जो है ये सभी पुस्तक जो है दारा सिकोह की है। आगे दिए गए हैं पातशाह नामा की पुस्तक के लेखक कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। पातशाह नामा की पुस्तक के लेखक और कौन है, तो मोहम्मद वारिस है। और शाहजहाँ नामा के लेखक कौन है, तो इनायत खां जो है वो शाहजहाँ नामा के लेखक हैं। मासिर ए आलमगीरी के पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, तो अकील खां जफ़र हैं। मस्सिर ए आलमगीरी के लेखक कौन है, तो साकी मुस्तैद खां हैं। और आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है। और मुतखाव उत तबारीफ के लेखक कौन है, तो बदायूनी है। तो यहाँ पे जो है मुग़ल सम्राट ख़त्म होता है, उसके बाद जो है मराठा साम्राज्य का उदय होता है। तो इसमें दिया गया है मराठा साम्राज्य के बारे में कि शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 ईस्वी में सिवनेर के किले में हुआ था, यानी कि मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक था वो शिवाजी था, जिसका जन्म जो है 1627 ईस्वी में सिवनेर के किले में हुआ था। और कुछ स्रोतों के अनुसार जो है इसे 1630 ईस्वी में माना जाता है। और शिवाजी के जो पिता थे उनका नाम क्या था, तो शाहजी भोसले था। और उनकी माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई था, यानी कि शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले और माता थी जीजाबाई। और शिवाजी पर जो है सर्वाधिक प्रभाव जो है गुरु दादाजी कोंडदेव का था, यानी कि शिवाजी पर जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है किनका था, तो दादाजी कोंडदेव का था। और दादाजी कोंडदेव जो है वो शिवाजी के संरक्षक भी थे। और शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे, तो रामदास जो है वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और गुरु रामदास ने जो है दासबोध तथा आनंद वन भवन नामक पुस्तकें लिखी थी, यानी कि शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे रामदास, इन्होंने जो है दासबोध और आनंद वन भवन नामक पुस्तक लिखी थी। और शिवाजी ने जो है कई किलों को जीत लिया था, और जिसमें सिंहगढ़ कोंडाना जो कि 1643 में जीता था, रोहिंद और चाकन जो कि 1644 से लेकर 1645 ईस्वी में जीता था, तोरन जो कि 1646 ईस्वी में जीता गया था, पुरंदर जिसे 1648 में और जीता था, और रायगढ़ जो है 1656 ईस्वी में जीता गया था, सुपा जो है 1656 ईस्वी में जीता था, और पन्हाला जो है वो 1669 ईस्वी में शामिल था इसमें।
आगे बताया गया शिवाजी ने जो है सूरत पर क्रमशः 2 बार जो है लूट अभियान किया था। कब कब किया था? तो 1664 में किया था और 1670 ईस्वी में 2 बार जो है शिवाजी ने सूरत पर लूट अभियान किया था। और शिवाजी ने जो है 1672 ईस्वी में सालहेर के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था, यानी कि 1672 ईस्वी में जो सालहेर का युद्ध हुआ था इसमें शिवाजी ने मुगलों को पराजित किया था। आगे बताया गया आदिल शाह जो कि बीजापुर का शासक था, इसने जो है शिवाजी को दंड देने के लिए अफजल खां को नियुक्त किया था। और लेकिन जो है बाद में अफजल खां को जो शिवाजी ने 1659 ईस्वी में मार डाला था, यानी कि आदिल शाह ने जो है शिवाजी को दंड देने के लिए जो है अफजल खां को नियुक्त किया था, लेकिन बाद में जो अफजल खां था इसको जो है शिवाजी ने 1659 ईस्वी में मार डाला था। आगे बताया गया है, आगे दिया गया शिवाजी ने जो है पहली बार मुगलों से 1657 ईस्वी में युद्ध किया था, यानी कि शिवाजी के द्वारा जो है मुगलों के साथ युद्ध सबसे पहले कब किया गया था? तो 1657 ईस्वी में किया गया था। और औरंगजेब के द्वारा जो है 1660 ईस्वी में शिवाजी की बढ़ती ताकत को कम करने के लिए जो है शाइस्ता खां को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया गया था, और परंतु जो है यह प्रयास जो हुआ था ये विफल रहा था। आगे बताया गया शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है, यानी कि शिवाजी का मंत्रिमंडल जो था इसको अष्टप्रधान कहा जाता है, यानी कि इसमें जो है 8 प्रधान होते थे। और ये जो अष्टप्रधान है वो निम्नलिखित है। तो इसमें दिया गया है, पहला है पंत प्रधान या पेशवा था, जो कि प्रधानमंत्री साम्राज्य का सामान्य प्रशासन होता था, यानी कि जो पंत प्रधान या फिर पेशवा होता था वो जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था और साम्राज्य का सामान्य प्रशासन होता था। दूसरा है अमात्य या फिर मजूमदार, तो ये जो होता था वो वित्त मंत्री यानी कि साम्राज्य के राजकोष का प्रबंधन करता था, अमात्य या फिर मजूमदार। आगे है सुरून विस या फिर सचिव, तो ये जो है सचिव शाही फरमान तैयार करता था। आगे दिया गया है वाकिया नवीस के बारे में, तो आंतरिक मंत्री होता था और आंतरिक मामलों विशेष रूप से खुफिया और जासूसी का प्रबंधन करता था वाकिया नवीस। आगे बताया गया है सर ए नौबत या सेनापति के बारे में, तो ये होता था कमांडर इन चीफ। आगे है सुमंत और दबीर के बारे में, तो विदेश मंत्री अन्य शासकों के साथ जो है संबंधों का प्रबंधन करने वाला होता था सुमंत या दबीर। और न्यायाधीश कौन होता था? तो मुख्य न्यायाधीश होता था, जो कि सिविल और आपराधिक मामलों पर न्याय प्रदान करता था। और लास्ट है पंडित राव, जो कि होता था आंतरिक धार्मिक मामलों का जो है प्रबंध करने वाला होता था। आगे बताया गया है, नोट दिया गया है कि अष्ट जो दिग्गज थे ये जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, यानी कि जो कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्ट दिग्गज रहते थे। आगे बताया गया है अष्ट प्रधान के अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण पद क्या था? तो पेशवा का जो होता था पद वो अष्ट प्रधान के अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। और पेशवा को जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था। और एवं अमात्य जो होता था वो वित्त मंत्री को कहा जाता है, यानी कि पेशवा जो होता था वो प्रधानमंत्री कहा जाता था और अमात्य जो होता था उसे वित्त मंत्री कहा जाता था। आगे बताया गया है मराठा साम्राज्य की राजभाषा थी वो कैसे थी? तो मराठा साम्राज्य की राजभाषा थी मराठी। और चौथे तथा सरदेश मुखी शिवाजी के द्वारा जो है लगाए जाने वाले 2 कर थे, यानी कि चौथ जो था और सरदेश मुखी जो कर था वो किसके द्वारा लगाया गया था? तो शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। जिसमें चौथ क्या होता था? तो चौथ जो होता था वो भू राजस्व का 25% होता था और इसका जो भुगतान है मराठों को आक्रमण न करने के लिए होता था। और सरदेश मुखी जो होता था वो महाराष्ट्र की उन जमीनों पर आधारित था आरोपित था जो कि 10% अतिरिक्त कर था और जिन पर जो है मराठा वंशानुगत अधिकारों का जो है दावा करते थे, लेकिन जो कभी भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। यानी कि जो चौथ था ये जो है भू राजस्व का 25% हुआ करता था और जो सरदेश मुखी था वो महाराष्ट्र की जो ज़मीन होती थी इस पर जो है आरोपित 10% जो है अतिरिक्त कर था। आगे बताया गया शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी इस पर जो है मलिक अंबर के द्वारा अपनाई गई रैयतवारी प्रथा पर आधारित थी, यानी कि शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी वो मलिक अंबर के द्वारा अपनाई गई जो रैयतवारी प्रथा थी इस पर आधारित थी। आगे बताया गया है शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने जो है रायगढ़ में किया था। किसने किया था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक। तो काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, इसने जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था और शिवाजी को जो है छत्रपति की उपाधि दी गई थी। आगे बताया गया पेशवा का पद जो है बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है वंशानुगत हो गया था और शिवाजी ने जो है भूमि मापने के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया था, यानी कि काठी नामक जो मापक था इसका प्रयोग जो है किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। और शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। आगे बताया गया है शिवाजी के बाद जो है संभाजी उसके उत्तराधिकारी हुए थे, यानी कि मराठा साम्राज्य में जो है शिवाजी के बाद कौन उत्तराधिकारी बने? तो संभाजी बने। और संभाजी ने जो है औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर को जो है शरण दिया था, यानी कि संभाजी के द्वारा जो है संभाजी ने जो है औरंगजेब के विद्रोही पुत्र जो था मोहम्मद अकबर इसको शरण दिया था। आगे बताया गया है संभाजी को जो है औरंगजेब के द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया गया था, यानी कि औरंगजेब ने जो है संभाजी को बहादुरगढ़ में मार दिया था और संभाजी की मृत्यु के बाद जो है उसका भाई राजा राम राजा जो है वो बना था राजा।
आगे बताया गया है 1700 ईस्वी में जो है राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने जो है अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया था। यानी कि राजा राम की मृत्यु के बाद जो है 1700 ईस्वी में जो उसकी विधवा थी पत्नी ताराबाई, इसने जो है अपने 4 वर्षीय पुत्र को जो है शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा दिया था। और ताराबाई ने जो है मुगलों से जो है संघर्ष जारी रखा था। आगे दिया गया 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ प्रथम जो है पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि जो 1713 ईस्वी में जो है बालाजी जो विश्वनाथ थे इनको जो है प्रथम पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री बनाया गया था। और बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े बेटे जो कि थे बाजीराव प्रथम को जो है गुरिल्ला रणनीति का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। यानी कि गुरिल्ला रणनीति जो था इसका जो है सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ के जो सबसे बड़े बेटे थे बाजीराव प्रथम, इनको जो है गुरिल्ला रणनीति का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। और उसने जो है भोपाल के निकट निजाम उल मुल्क को भी पराजित किया था और दोहरा समय की संधि की, जिसके द्वारा जो है उसने मालवा और बुंदेलखंड को जो है 1738 ईस्वी में प्राप्त कर लिया था। आगे बताया गया बाजीराव को जो है नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। और पानीपत के तीसरा युद्ध जो कि हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने जो है मराठों को हरा दिया था। और मराठों जो है वो दो सेनापति विश्वास राव और सदाशिव राव भाव मारे गए थे। यानी कि जो मराठा का जो 2 सेनापति था विश्वास राव और सदाशिव राव जो है भाव, ये जो है मारे गए थे। और इस युद्ध में जो है मराठा शक्ति का अंत हो गया था। यानी कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को, इसमें जो है मराठा शक्ति का अंत हो गया था। आगे बताया गया है बाजीराव के उत्तराधिकारी जो थे वो कौन थे, तो माधव राव थे, जो कि 1761 से लेकर 72 तक रहे थे। उसके बाद जो है नारायण राव आए जो कि 1772 से 1773 के बीच में रहे थे। उसके बाद जो है सवाई माधव राय आए जो कि 1773 से लेकर 1795 ईस्वी तक रहे। और जो है बाजीराव द्वितीय आए जो कि 1795 से लेकर 1818 ईस्वी तक जो है शासक बने थे। और अंग्रेजों और मराठों के बीच जो है 3 युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जो कि 1775 से लेकर 1782 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जो कि 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी के बीच में हुआ था। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जो कि 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है मराठों की निर्णायक पराजय हुई थी। यानी कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो है कितने मराठा युद्ध हुए थे, तो 3 मराठा युद्ध हुए थे। जिसमें पहला युद्ध कब हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध, तो 1775 से लेकर 82 में हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 6 के बीच में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 1818 के बीच में। और तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध था इसमें जो है मराठों की निर्णायक पराजय यानी कि पूरी तरह से पराजय हो गई थी। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले आने वाला जितना भी वीडियो होगा वो आप लोग तक पहुँच जाएगा। और जिन लोगों ने हमारा पिछले का वाक़या का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर जो है इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं वो जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।